में पल्लवी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अस्फा नहीं है ये, आफ्स्पा है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन गिव द परमिशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल फर्दर। आपसे क्या कह रहा है, देखो एक मैं आपको अंतर बताता हूं। मैंने अभी आपको ये बताया कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है, इस पर मैंने आपको बताया कि एक बार अगर ये लगी तो 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट से यहां पर एक्सटेंशन मिलना चाहिए। उसके बाद वो इन्फिनिटी टाइम तक लगी रहेगी। करेक्ट, बताया था अभी आपको। दूसरी तरफ यहां पर अब बात हो रही है स्टेट इमरजेंसी की। तो यहां पर आपने देखा कि एक बार अगर लगी तो 6 मंथ्स तक चलेगी और उसके बाद पार्लियामेंट से एक्सटेंशन मिलेगा और मैक्सिमम 3 साल तक लगी रह सकती है। कोई समस्या तो नहीं। लेकिन यहां पर एक्सटेंशन में डिफरेंस है भाई। नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट से जो 6 महीने बाद एक्सटेंशन मिलेगा, इसमें स्पेशल मेजोरिटी मिलनी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 2/3 वोट मिलने चाहिए, कम से कम 66% वोट मिलने चाहिए इस फेवर में, तब ये कंटिन्यू होगी। स्टेट इमरजेंसी को अगर कंटिन्यू करना है तो नॉर्मल मेजोरिटी से ही काम चल जाएगा। मतलब केवल 51% वोट मिल जाए बहुत है। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, पता है ना? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 वोट कम से कम। नॉर्मल मेजोरिटी मतलब 51% वोट, 50 से 1% ज्यादा। ठीक है, तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है हमारी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन गिव द परमिशन, मतलब नॉर्मल मेजोरिटी भी यहाँ पर चलेगी और प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो, ये प्रावधान आप इसको हटा दीजिए, ये प्रावधान खत्म है, इस प्रावधान को हटा दीजिए। इसके बाद सीधे आगे आइए। इफेक्ट्स क्या होते हैं राष्ट्रपति शासन के, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करता है, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। मैं स्लाइड से भी इसको हटवा दूंगा। अब देखो इफेक्ट्स क्या होते हैं राष्ट्रपति शासन के। अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। प्रेसिडेंट टेक ओवर ऑल द अथॉरिटीज ऑफ गवर्नर एंड अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। जितने भी राज्य के पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये सारे टॉप अधिकारी होते हैं राज्य के, इन सभी की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। गवर्नर की भी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, वो सब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। ठीक है, और सरकार की तो शक्तियां खत्म हो ही जाएंगी। ही कैन डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट विल यूज ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब यह है कि कोई भी राज्य होता है जब, तो राज्य के अंदर कानून किसके चलते हैं? विधानसभा में जो कानून बनता है। मानते हैं इस बात को? मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाता है वही तो राज्य में चलता है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर तो भंग हो जाएगा, तो उस राज्य के लिए सीधे कानून कहां से पारित होते हैं फिर? केंद्र से, पार्लियामेंट से। समझ गए बात को? एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है। ही कैन डिसॉल्व ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एज पर रिक्वायरमेंट। राष्ट्रपति 356 का अगर यूज कर देता है राज्य के अंदर, तो उसके बाद उसको पूरी छूट है कि वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स बनाए गए हैं उन सब को डिसॉल्व कर सकता है वो एक तरफ से। मतलब फिर आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये मेरा हक है, मुझे बाहर जाने दिया जाए, मुझे घर से बाहर निकलने दिया जाए। अगर नहीं बेटा, घर से बाहर निकलोगे तो लाठी चटकेगी, अंदर चले जाओ सीधे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स आपके डिसॉल्व किए जा सकते हैं। कोई भी प्रावधान, आपसे हर तरीके की आजादी छीनी जा सकती है, बस जीने का अधिकार छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 छोड़कर आपसे सब कुछ छीना जा सकता है उस केस में। आप देख रहे हो कितना डिजास्टर सिचुएशन आ जाती है कोई भी इमरजेंसी लगे तो। ये बात हो गई नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी की। अब एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, दोनों को आमने सामने करके कंपेयर कर लेते हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखी गई है। प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी 356 में लिखी गई है। आफ्टर डिक्लेरेशन स्टेट विल बी डायरेक्ट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल। अगर नेशनल इमरजेंसी किसी एक राज्य में भी लगी हुई है तो उस राज्य में भी सीधे सीधे कंट्रोलिंग कहां से होगी? सेंट्रल से ही होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। स्टेट लेजिस्लेचर इस केस में डिसॉल्व हो जाता है और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है कहां पर? राज्य में। पार्लियामेंट मेक रूल फॉर स्टेट। नेशनल इमरजेंसी अगर किसी एक राज्य में लगी हुई है, ठीक है, तो पार्लियामेंट उस राज्य के लिए कानून बनाती है। यहां पर भी यही लिखा हुआ है, पार्लियामेंट गिव्स द राइट टू प्रेसिडेंट फॉर मेकिंग द लॉज टू कंट्रोल स्टेट। एक डिफरेंस है।
डिफरेंस समझ आया हल्का फुल्का, या नहीं आया समझ? मैं समझाता हूँ। किसी भी स्टेट में अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो उस केस में पार्लियामेंट उस राज्य के लिए रूल बनाती है, ना कि राष्ट्रपति। लेकिन अगर 356 लग गया है किसी स्टेट में, तो पार्लियामेंट उल्टा प्रेसिडेंट को यह पावर दे देती है कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। यही रीजन है कि इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। आप देख रहे हो 356 में कुछ ज्यादा ही शक्तियां आ जाती हैं राष्ट्रपति के पास। वो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य की उसके पास चली जाती है। वो होल सोल करता धरता बन जाएगा राज्य का। वो जो चाहे जैसे चाहे मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है स्टेट को उस टाइम पे। देर इज नो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर दिस। यहां पर कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है नेशनल इमरजेंसी के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के लिए 3 साल मैक्सिमम टाइम लिमिट है। ठीक है सर, 3 टाइम इमरजेंसी क्यों लगी थी, क्या सिचुएशन थी? 2 टाइम वॉर की सिचुएशन थी। एक बार चाइना वॉर हुआ था, एक बार इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, और जो तीसरी बार थी वो थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी 1975। उसकी कहानी मैं कभी कभी सुना देता हूँ, 1-2 बार सुना चुका हूँ आप लोगों को। अभी तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी ने उस टाइम पर पावर्स का गलत यूज करते हुए इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, अपनी गद्दी को बचाने के लिए बेसिकली लगाई थी, जो कि सही नहीं है। ओके। रूल्स फॉर ऑल स्टेट्स विल बी चेंज। अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही तो जाहिर सी बात है रूल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। फिर तो चीजें सामान्य नहीं रहती हैं। रूल्स फॉर ओनली पर्टिकुलर स्टेट विल बी चेंज, मतलब यहाँ पर तो केवल एक राज्य में ही लगेगी ना इमरजेंसी, तो केवल उस राज्य के अंदर चेंज होंगे प्रावधान। इट मस्ट बी अप्लाइड विद स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। जो अभी मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन इस पर नॉर्मल मेजोरिटी सिर्फ चाहिए, चलती रहेगी। इट अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिविलियन। ये सिविलियंस के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट द राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिविलियन। कोई भी इमरजेंसी लगेगी, पहली चीज तो आप ये जान लो कि सिविलियन के फंडामेंटल राइट तो सबसे बुरी चीज है जो कि अफेक्टेड होंगे ही। ठीक है। पीपल हाउस कैन विदड्रॉ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो राष्ट्रपति चाहे तो वो भी अपने एक अनाउंसमेंट से इसको हटा सकता है, या फिर लोकसभा चाहे तो लोकसभा भी एक अनाउंसमेंट से इसको हटा सकती है। लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी अगर लगी है, 356 लगा है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। तभी आप देख रहे हो इसको प्रेसिडेंट रूल इसीलिए बोलते हैं कि होल सोल अथॉरिटी इसकी राष्ट्रपति के पास ही है। अब बताइए, कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं हुई नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को समझने में? अब सिर्फ एक चीज है जिसका अभी मैंने कहा ना, ये बैच ही लल्लू आया है एकदम, बिल्कुल लल्लू बैच आया है इस बार। किसी ने मुझसे ये पूछा ही नहीं। जनरली हर बैच में पूछ देती है क्लास कि सर अगर किसी भी एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है किसी राज्य में, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो प्रेसिडेंट रूल है, मतलब स्टेट इमरजेंसी है या नेशनल इमरजेंसी है? बताइए। सर पूछे तो आप मजाक बनाते हो। अरे यार, वैलिड क्वेश्चन पूछो ना, ढंग के क्वेश्चन पूछो ना। अब ये क्वेश्चन पूछोगे पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आप लोगों के तो क्वेश्चन वही है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बैच कब आ रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार? बताइए। आर शुभम तिवारी का कहना है आर्मी दिखेगी सड़क पे। भाई मेरे, नेशनल इमरजेंसी लगे या स्टेट इमरजेंसी लगे, राष्ट्रपति तो रूल कर रहा है ना। तो प्रेसिडेंट अगर रूल कर रहा है तो आर्मी दोनों ही केस में आएगी, पुलिस की छुट्टी दोनों ही केस में होगी। समझ गए? ये आपको पता कैसे लगेगा? बहुत बढ़िया प्रीतम, उसके पीछे के रीजन से। रीजन से हमें पता लगेगा कि वो नेशनल इमरजेंसी है या स्टेट इमरजेंसी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में इमरजेंसी लगती है घुसपैठ की वजह से, तो इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट रूल तो जो आपका 352 है ये तो आएगा ही आएगा। नेशनल इमरजेंसी मान लीजिए यहाँ पर लगा दी जाती है। ठीक है, जब यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो जाहिर सी बात है आर्मी यहाँ पर रूल करेगी। ओके। इसके पीछे का रीजन आपको बता रहा है कि यहाँ पर क्या है,
352 लगी हुई है। एक चीज और, इस केस में अगर कल को सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति को ये लगता है कि ये जो बॉर्डर्स हैं ऊपर वाले, हम इन बॉर्डर्स पर आर्मी तैनात करते हैं और अंदर की सुरक्षा व्यवस्था हम पुलिस को दे देते हैं, तो इस केस में प्रेसिडेंट पुलिस का यूज कर सकता है। राज्य सरकार से वो पुलिस की डिमांड कर सकता है, वो ले लेगा पुलिस आराम से और पुलिस को अंदर अंदर तैनात करेगा और बाहर बॉर्डर्स पे आर्मी को तैनात करेगा। कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि सारी चीजें राज्य में सही थी और इसमें राज्य सरकार की कोई गलती तो है नहीं। ठीक है ना, वो तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस केस में 352 का यूज किया गया है। तो आप देख रहे हो इस केस में राज्य सरकार की मदद ले सकता है राष्ट्रपति, वो जैसे चाहे, वो होल सोल अथॉरिटी है, वो जैसे चाहे वो वैसे वो मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 356 लगी है, इसका मतलब क्या है कि राज्य सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर रही थी, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इस केस में तो भैया कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, सीधे सीधे लेजिस्लेचर ही सबसे पहले भंग होगा। और राज्य सरकार जब भंग हो गई है, तो एक बात बताइए, राज्य की पुलिस किस काम की? वो फिर सीधे लीव पर जाएंगे, छुट्टी में जाएंगे और सिर्फ आर्मी रूल करेगी यहाँ पर, और राष्ट्रपति जैसे चाहेगा वैसे फैसले लेगा यहाँ के लिए। ठीक है, समझ गए दोनों में क्या अंतर है? अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी और आखिरी इमरजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिकल 360 अलाउज टू प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो वित्त आपातकाल भी लगा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। President can take this move if he realizes that there is financial condition in a problematic situation of any area of country। आपसे कह रहा है, अगर राष्ट्रपति को ये रियलाइज होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, उस केस में उसका दायित्व तो बनता है कि वो 360 का यूज करते हुए वहां पर वित्त आपातकाल लगाते। ठीक है, इस केस में भी अगर केंद्र में लगती है, पूरे देश में वित्तीय आपातकाल लगता है, तो केंद्र सरकार की सारी ताकतें राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। अगर राज्य में लगता है तो राज्य सरकार की सारी ताकतें राष्ट्रपति के पास आ जाएंगी। इन 38th amendment 1975 it was said this move of president will not be questionable from any judiciary। आपसे क्या कह रहा है, 38वें संशोधन में 1975 में सरकार के द्वारा यह पारित किया गया था प्रावधान कि राष्ट्रपति जो भी मूव लेगा, इस केस में जो भी फैसला लेगा, उसे कोई भी जुडिशरी क्वेश्चन नहीं करेगी। समझ गए बात को? अब आप देख रहे हो 1975 में क्या चल रहा था। क्या ये सही चीज है कि राष्ट्रपति कोई भी मूव इस केस में ले रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में, और कोई भी जुडिशरी उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती? क्या ये सही है? नहीं सही है। इसी वजह से तो इंदिरा गांधी के ऊपर केस चले थे। ठीक है, जब बाद में इमरजेंसी हटी तो उनके ऊपर केस इसी वजह से चले थे। तो 38वें संशोधन के तहत यह प्रावधान लाया गया था। लेकिन फिर 44वें संशोधन के तहत जैसे ही सरकार बदलती है, जनता दल की सरकार आती है, हालांकि ये भी अपनी सरकार नहीं चला पाए थे, इनकी सरकार में एकता ही नहीं थी। इनकी सरकार को फिर से कांग्रेस ने तोड़ दिया था और फिर से कांग्रेस इनकी सरकार को तोड़ के खुद आ गई थी। ठीक है, ये सब आपस में ही लड़ रहे थे। हाँ, मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। जनवरी 1977 में यह इमरजेंसी जब हट गई, ठीक है, तो लोगों ने एक बार जब इलेक्शन हुए फिर से, तो लोगों ने फिर कांग्रेस को उसका चेहरा दिखा दिया कि भाई साहब आपने जो किया हुआ है, तो आप ये जान लीजिए हम आपको गद्दी से उतार भी सकते हैं। 1977 पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस 1947 के बाद से पहली बार मेजोरिटी में नहीं आई थी। अदरवाइज लोगों ने कांग्रेस के अलावा किसी को देखना ही नहीं सीखा था हिंदुस्तान के अंदर। ये पहला मूवमेंट था जब बीजेपी को जन्म दिया था लोगों ने। ठीक है, जनता ही दल आगे चल के बीजेपी विचारधारा बन गई। तो जब इनकी सरकार आई 1978 में जनता दल की, ठीक है, तो 44वां संशोधन इन्होंने किया। दिस प्रोविजन वाज abolished एंड देन जुडिशरी कैन रिव्यू दिस मूव ऑफ प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या बोला, हम इसको चेंज करते हैं और संशोधित करके अब से ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से पूछ सकता है कि आपने किस तरीके से, एक बार सिचुएशन से हम लोग ओवरकम कर गए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से चीजों को मैनेज किया। अच्छा, आप खुद सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो कितनी डिजास्टर्स सिचुएशन आ जाएगी। मान लीजिए कि किसी देश में नेशनल
फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है। देश का पूरा खजाना किसके हाथ में आ गया है? प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया है। अब एक बात बताइए, जैसे इस टाइम पर नॉर्मली पूरा खजाना सरकार के पास होता है ना, और सरकार में कई लोग होते हैं, तो ये जो खजाना है सरकार पूरा मिल के इसको संभालती है। लेकिन आप सोचिए, देश का खजाना 135 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब किताब की जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के पास आ गई है, राष्ट्रपति के हाथ में। अब आप समझिए वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं असीम ताकत, जो कि हमारा संविधान राष्ट्रपति को देता है। सबसे ज्यादा ताकत है उसके पास। इस टाइम पर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो जिस देश से चाहे उस देश से पैसा उठा ले, जिस देश से चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठा ले, अपने विवेक के आधार पर वो जो चाहे वो कर सकता है, और ये सही नहीं है। Once if it is applied by both houses of parliament, it will be continued till withdraw. फाइनेंशियल इमरजेंसी की एक खास बात यह भी है कि अभी आपने देखा नेशनल इमरजेंसी में 6 महीने के बाद स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्टेट इमरजेंसी में आपने देखा कि 6 महीने के बाद नॉर्मल मेजोरिटी चाहिए। इसमें 6 महीने के बाद कोई मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। ये एक बार अगर लग गई तो ये तब तक लगी रहेगी जब तक इसको विड्रॉ नहीं किया जाता। इसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, नेशनल इमरजेंसी की तरह अनंत काल तक ये चल सकती है। कहने का मतलब मैक्सिमम लिमिट का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ स्टेट इमरजेंसी में है, 3 साल का, ठीक है। देयर इज नो टाइम पीरियड इज डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। कोई भी मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है इसका। टू कंटिन्यू इट देयर इज नो नीड टू री परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसकी भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन, हटाया कैसे जाएगा? राष्ट्रपति के सिर्फ एक अनाउंसमेंट पर। ये देखिए लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ दिस डिक्लेरेशन एनी टाइम विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति सिंपली जैसे नेशनल इमरजेंसी हटा सकता है, स्टेट इमरजेंसी हटा सकता है अपने एक आदेश से, वैसे ही इसको भी हटा सकता है। समझ रहे हो इसके पास कितनी ताकतें आ रही है? असीम ताकत, अल्टीमेट पावर्स इसके पास आ रही है, राष्ट्रपति के पास। अब देखो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसके इफेक्ट्स बहुत खराब हो सकते हैं। All ranks employees of government salary and facilities can be deducted. सरकारी इंप्लॉय जितने भी होंगे सबकी सैलरी या तो पूरी डिडक्ट करी जा सकती है या तो कुछ सैलरी का हिस्सा काटा जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है यार, जब खजाने में पैसा ही नहीं है तो आपको सैलरी कहां से देगी सरकार? समझ रहे हो? जैसे अभी डीए कट रहा है, लेकिन ध्यान रखिए अगर डीए कट रहा है तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आप और मैं तय नहीं करेंगे कि सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। जैसे अभी कुछ लोगों ने, लॉकडाउन हुआ तो कुछ लोगों ने बोल दिया कि सरकार ने स्टेट इमरजेंसी लगा दी। अरे भाई मेरे, स्टेट इमरजेंसी पढ़ो तो क्या होता है। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, आपने बोला स्टेट इमरजेंसी लगा दी। स्टेट इमरजेंसी कभी जीवन में पढ़ी हो तब तो बताओगे। अब जैसे आपने पढ़ लिया स्टेट इमरजेंसी, तो आपको पता है स्टेट इमरजेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। क्या आपको पुलिस छुट्टी पर दिखी? स्टेट इमरजेंसी होती तो सरकार खारिज हो जाती, डिसॉल्व हो जाती, पुलिस का कोई रोल ही नहीं रहता। क्या आपके घर के बाहर आर्मी लगी थी? नहीं यार, पुलिस ही तो लगी थी। सरकार स्वचालित रूप से सारे काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी ना। स्टेट इमरजेंसी कहां से हुई? आधे पगले बोल रहे हैं स्टेट इमरजेंसी लगा दी, स्टेट इमरजेंसी। इसीलिए बोलते हैं ज्ञान बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से देखिए यहां पर भी प्रावधान क्या है। अब जैसे इसको आप बोल सकते हो कि डीए जैसे काट दिया है, तो डीए काट दिया है, ये फैसला ये निर्धारित नहीं करता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। नहीं भाई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइड करना राष्ट्रपति का काम है। और जब ऐसा किया जाएगा तो चुपके से थोड़ी लगाई जाती है, देश को बताना पड़ता है, पार्लियामेंट से ये आदेश पारित करना पड़ता है, और पूरे देश को बताना आपको पड़ेगा कि आपने 360 का यूज कर दिया है। समझ गए? ओके। डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो हाँ हम लोग कहां पर थे? पहली चीज तो ये इसका इफेक्ट हमें ये देखने को मिलता है, अगर वित्तीय आपातकाल लग गया तो जितने भी रैंक के एम्प्लॉय हो, चाहे वो किसी भी रैंक का एम्प्लॉय हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटा एम्प्लॉय हो, सबकी सैलरी और फैसिलिटीज को कम किया जा सकता है या खत्म भी किया जा सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। एनी फाइनेंस बिल कैन बी कम्स अंडर कूल बैक बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई सीधी सी बात है यार, किसी भी फाइनेंस बिल को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ठंडे बस्ते में डाल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताइए, घर में अगर पैसे की दिक्कत होती है, ठीक है, हाँ, अब उस केस में यार 2 बच्चे हैं मान लीजिए, अब यार घर में वैसे ही पैसे की दिक्कत चल रही है, और आप दोनों लोग मिलके, दोनों जो संता बनता है, ये अपने पिताजी से कह रहे हैं आज मुझे 2,000 का पिज्जा खाना है। पापा कहेंगे यार गला ही दबा दो फिर यार मेरा, तुम घर में पैसे की एक एक पैसे की दिक्कत चल रही, तुम्हें 2,000 का पिज्जा खाना है, ठीक है। तो वही बात है, मान लीजिए कि किसी किन्हीं एक या दो राज्य में फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है, तो एक तरीके से केंद्र सरकार ही तो खर्चा उठा रही है उस केस में,
ठीक है। अब एक बात बताइए, कोई तीसरी राज्य सरकार बोल रही है कि आप मुझे 10,000 करोड़ दे दो, हमें अपने यहाँ पर इतने मंदिर बनवाने हैं, इतने मस्जिद बनवाने हैं। सरकार कहेगी अभी मंदिर और मस्जिद बनवाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं यार दूसरे के यहाँ, तुम अपना ये नया फाइनेंस बिल लेकर आ गए। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि उस टाइम पर जरूरी एक्सपेंसेस पर पहले ध्यान दिया जाता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर टू डिडक्ट सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा, इस केस में वित्तीय आपातकाल की स्थिति में हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, वो भी इससे अछूते नहीं है। अब देखो फियर ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी का डर और इसके प्रावधान क्या क्या है। मेन स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन विल बी डिस्ट्रॉय एंड सेंट्रल विल बिकम सुपीरियर अथॉरिटी। किसी भी राज्य में वित्त आपातकाल या 356 जब लगता है स्टेट इमरजेंसी, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर, वो खत्म हो जाता है और सारी चीजें जो सेंट्रल होती है वो सुपीरियर अथॉरिटी बन जाती है उसकी। ठीक है, ये गलत है कि नहीं है, खुद बताइए। राज्य सरकारों को वहां की जनता ने चुना हुआ है और उनका फैसला कौन ले रही है, केंद्र सरकार ले रही है, तो ये गलत है ना। द पावर्स ऑफ स्टेट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑल विल बिकम अंडर सेंट्रल। स्टेट की सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं और केंद्र के हाथ में सब कुछ आ जाता है। प्रेसिडेंट विल बिकम डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। इस केस में एक तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या बन जाता है, तानाशाह बन जाता है। समझ गए, समझ गए, वो तानाशाह बन चुका है, वो जो डिसीजन चाहे वो ले सकता है, भले ही वो ले ना डिसीजन। मुझे एक बात बताइए, लेकिन ये कितनी डिजास्टर्स सिचुएशन है, कितनी डिजास्टर सिचुएशन है कि उसके हाथ में दे दी गई है ताकत, वो कुछ कुछ भी कर सकता है, तो ये गलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ स्टेट विल बी अबॉलिश्ड। राज्य की फाइनेंशियल फ्रीडम भी खत्म हो जाती है, मतलब राज्य सरकार अपने खजाने का यूज भी नहीं कर पाता है कि हम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, वहां करते हैं, नहीं, सब बंद। राष्ट्रपति जो चाहेगा वही फैसला होगा। फंडामेंटल राइट्स विल बी मीनिंगलेस। फंडामेंटल राइट जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषा मात्र रह जाते हैं, सिर्फ ये कुछ वर्ड्स रह जाते हैं, इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। रिजल्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्ट्रक्चर विल बी डिस्ट्रॉयड। मतलब आप समझ रहे हो ये कितनी भयावह स्थिति है कि संविधान में लिखे गए जो राइट्स स्ट्रक्चर है, वो संविधान में ही लिखी गई इमरजेंसी उन्हीं को ध्वस्त कर देती है। मतलब संविधान के कुछ पेजेस हमें राइट्स देते हैं और संविधान में ही कुछ पेजेस बनाए गए हैं इमरजेंसी के, जो कि जब अपने प्रावधान में आते हैं, अपनी पावर में आते हैं, तो वो राइट्स के उन्हीं पेजेस के स्ट्रक्चर को खारिज कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे हो। हमारा पूरे तरीके से संवैधानिक स्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो जाता है। तो ये बहुत ही डिजास्टर सिचुएशन है। तो ये हमारी 3 इमरजेंसी है। ओके, हमने इमरजेंसी का प्रावधान कौन से देश से लिया हुआ है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। इमरजेंसी के प्रावधान हमने कहाँ से लिए हुए हैं, बताइए। ओके, और जर्मनी, सभी आंसर कर रहे हैं जर्मनी, कुछ लोग रशिया वाले भी हैं, ध्यान रखिएगा, जर्मनी। ठीक है, बस ये आपका इमरजेंसी था। आई थिंक कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभी एक क्लास और है, आज मैं जरूर क्लास लूंगा, आज आखिरी दिन है महीने का, आज मैं जरूर क्लास लूंगा, अभी 3 बजे वाली, और रीशेड्यूल नहीं होगी, उसमें जुडिशरी करेंगे। ओके, तो अभी की बात यही तक रखते हैं। आज नवंबर का आखिरी दिन है। चले बाय, टेक। प्रेसिडेंट की सैलरी कट होगी कि नहीं होगी, कोई बता सकता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है पिछली क्लासेस में भी। बताइए, अगर ये सिचुएशन है तो राष्ट्रपति की सैलरी कट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। भाई साहब बिल्कुल हो सकती है, आपने ध्यान नहीं दिया प्रेसिडेंट वाली क्लास में। देखिएगा एक बार प्रेसिडेंट वाली क्लास ध्यान से, परसों की ही क्लास में बताया हुआ है, उसकी सैलरी भी डिडक्ट हो सकती है, वो भी इससे अछूता नहीं। सीधी सी चीज है यार, सीधी सी चीज है। देश में जब पैसा ही नहीं है, आप कहां से निकाल के दोगे सैलरी। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कहां से निकाल के दोगे, क्या दूसरे देश से कर्जा लेकर सैलरियां भरोगे क्या, नहीं, उससे पहले तो लोगों की जरूरतें जरूरी हैं। समझ गए, कोई भी इससे अछूता नहीं है। कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसकी सैलरी टैक्स फ्री होती है, समझ गए, टैक्स फ्री रहती है सैलरी, ये मत समझिएगा कि उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं हो सकती, हो सकती है। पर प्राइवेट में भी तहलका मचेगा, बिल्कुल मचेगा। प्राइवेट में तहलका, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो। एक बात बताइए, प्राइवेट कंपनीज के पास भी तो कुछ नहीं रह जाएगा, जब देश में ही पैसा नहीं बचा हुआ है, तो प्राइवेट कंपनीज के पास भी तो कुछ नहीं रह जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वेशन समान हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि सरकारी खजाना खाली हो गया, तो कई बार अगर वो सरकार की गलती से खाली हुआ है, दो कंडीशन है। अगर मार्केट स्लो डाउन हुआ है तो ध्यान रखिए फिर किसी के पास पैसा नहीं बचेगा। मार्केट स्लो डाउन हुआ है तो ना केंद्र के पास, ना सरकार के पास पैसा बचेगा, ना प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा बचेगा, वो तो मार्केट ही ऐसा हो गया, मार्केट ही डम हो गया, रिसेशन आ गया, क्राइसिस आ गई, फिर तो कोई नहीं इससे छूटेगा। लेकिन सरकार की गलती की वजह से सरकारी खजाना खाली हो गया,
तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर सुचारू रूप से चलता रहेगा, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज अपनी सैलरी उठाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को, मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं क्या इशारा बोल रहा हूँ। हाँ, आपने कहा था मेल पे, हाँ तो मेरी मेल आईडी ले लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। VARUN.AWASTHI 90s ये क्या हो गया, gmail.com। इमरजेंसी के टाइम पर इम्पीचमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसका भी रीजन बताता हूँ क्यों नहीं हो सकती। देखो, देखो बात को समझना। मान लीजिए स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी में उस स्टेट की सारी ताकतें खत्म है। ओके, तो जो आपको लाना है इम्पीचमेंट, वो आप पार्लियामेंट से ला सकते हो। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है ना, उस केस में आपको स्पेशल मेजोरिटी लानी होगी राज्यसभा और लोकसभा से। तो अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है तो आप इम्पीचमेंट ला सकते हो। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो बताइए ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो भैया केंद्र सरकार ही डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा का सदन ही जब नहीं लगेगा तो कहां से लाओगे इम्पीचमेंट? ठीक है, पार्लियामेंट ही नहीं खुलती उस टाइम पर। 1975 में जैसे कि पार्लियामेंट ही नहीं खुली अगले दिन। 1975 में जब इमरजेंसी रात में लगी 12 बजे के बाद, सुबह जब हुई तो पार्लियामेंट ही नहीं खुली। सब लोग जाके पार्लियामेंट के सामने खड़े, पार्लियामेंट नहीं खुलेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर खड़े, सुप्रीम कोर्ट नहीं खुलेगा, हाई कोर्ट नहीं खुलेगा। समझ गए? तो जब कुछ खुलेगा ही नहीं तो कहां से आप लगाओगे इमरजेंसी? ठीक है, हाँ बिल्कुल डेडलॉक सिचुएशन आ जाएगी। अल्टीमेटली बोला जाए तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट लाए तो सर, तब भी प्रेसिडेंट अगर लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा तो इंपीचमेंट लग ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सुनो बात को। राष्ट्रपति के पास कारण तो होगा ना लोकसभा को डिसॉल्व करने का। ऐसा थोड़ी कि उसको हर टाइम पर मनमानी दी गई है कि वो डिसॉल्व कर सकता है। जब संवैधानिक रूप से नहीं चलेगी लोकसभा, उस केस में वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। समझ गए? और अगर वो ऐसे कर दे कि यार मेरे ऊपर इच्छा इम्पीचमेंट करने आ रहे हो, मैं तुम्ही को ध्वस्त कर देता हूँ, मेरे पास पावर है संविधान की, मैं तुम्ही को डिसॉल्व कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी हो जाएगी गठन तुरंत। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जैसे ही गठित कर दी जाएगी, केस वहां चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करके देख लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। सुनील कुमार प्लस ग्रुप में ऐड कर दो प्लीज, प्लीज। अब आपने बोला है तो करना ही पड़ेगा, प्लीज बोल दिया आपने। मुझे भी प्लीज, प्रीति यादव, सुनील कुमार लिखते हैं ना, सुनील कुमार लिख रहे हैं ना। तुम लोग यार मेरी जान खाए रहते हो। सुनील, सुनील कुमार ऐड हो गया। इसमें तो दिखा रहा है कि आप एक हफ्ते पहले एक्टिव थे इसमें। अच्छा कर दिया आपने, आप ही हैं ये? एक हफ्ते पहले आप एक्टिव थे इसमें दिखा रहा है। एक हफ्ते से आपने इसी नाराजगी से टेलीग्राम ही नहीं चलाया कि मैंने आपको ऐड नहीं किया था। इतना नाराज मत हुआ करिए, टेलीग्राम ही नहीं चलाया इन्होंने 7 दिन से, बताइए। हाँ किसी दिन मैं करने ही वाला हूँ, मैं डिलीट ही इसको करने वाला हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बांसुरी डेली डेली बजा करती है, इस बांसुरी को भी मैं खत्म कर दूंगा।